जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर को। और बता दें कि इससे पहले हम जेपीएससी सिक्स्थ जेपीएससी मुख्य परीक्षा की कई सारे पेपर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वो हम पेपर 4 के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जेपीएससी के मेंस परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं। उसमें से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और जेपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर वहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो या तो वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे सारा आपका प्रीवियस का क्वेश्चन जो भी है वो सारा डाला हुआ है। आज हम बात करेंगे पेपर 4 में। और हम जानते हैं कि पेपर 4 में जो होता है जेपीएससी में वो मुख्य रूप से भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन के बारे में लिखा हुआ रहता है। यानी इसमें आपको जो पढ़ना होता है मुख्य रूप से वो इंडियन पॉलिटी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी के बारे में आपको इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है। बता दें कि इसमें भी 2 खंडों में पेपर बटा हुआ है। जैसे इसके पहले हम पेपर 3 के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी 2 पेपर था। तो हिस्ट्री 100 नंबर के और ज्योग्राफी 100 नंबर के, वहाँ पे 2 पेपर थे। यानी 2 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी तरह से पेपर 4 में भी ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में जो है वो है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान व राजनीति, और पेपर कह सकते हैं कि इसी का खंड बी यानी सेक्शन बी में जो है वो आपका है लोक प्रशासन और सुशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें सवाल रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेपर, दोनों पेपर जो होते हैं या कह सकते हैं कि जितने भी पेपर होते हैं वो 2-200 अंकों के पेपर होते हैं। इसमें से 100 अंक के इंडियन पॉलिटी और 100 अंक के आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाता है, वो टोटल 3 घंटे का समय आपको मिलता है। आइए हम बात करते हैं इनके कुछ निर्देशों के बारे में। जो भी इसके पहले आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसके पहले कुछ निर्देश होते हैं, जैसे क्वेश्चन किस टाइप से लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको करना होता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर 4 सवाल दिया हुआ है, हमको लिखना था 4 ही का, या तो 2 ही को लिखना था आंसर, आप क्या है कि 3 का आंसर कर दिया, या तो चारों सवाल हल करने में लगे हुए हैं। तो वैसे में क्या है कि इन सभी चीज़ों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने सवाल इसमें से हमको हल करने हैं टोटल, या तो कितने का आंसर हमको आंसर राइटिंग करना है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश। आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ कि प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। सेक्शन ए खंड अ और खंड ब, यानी खंड ए और खंड बी 2 सेक्शनों में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 1 अनिवार्य और 2 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी पहला कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको करना कंपलसरी है। बाकी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 4 में से आपको 2 के आंसर करने होते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है टोटल, जो कि 2-2 अंकों का होता है, यानी 20 नंबर का देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10 गुना में 2, यानी 10 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। इस तरह से 20 अंकों का कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 में से आपको 2 लिखना होता है, जो कि 40-40 अंकों का 2 प्रश्न आपको लिखना होता है 80 नंबर का, यानी 80 इधर सब्जेक्टिव हो गया और 20 ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 100 नंबर का। फिर उसी तरह से सेक्शन बी में हम जब सेक्शन बी में जाएंगे तो वो भी जो है उसमें भी आपको 100 नंबर ही पूछा जाता है। सेम इसी टाइप से वहाँ पे भी 10 सवाल होते हैं 2-2 अंकों के, यानी 20 नंबर के, और 2 सब्जेक्टिव लिखना होता है 40-40 नंबर के। चलिए हम बात करेंगे सेक्शन ए में जो सवाल पूछा गया था इंडियन पॉलिटी में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो 2016 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी सवाल थे। अगर देखा जाए तो आप आसानी से सारे सवाल को आप हल कर सकते हैं आसानी से, अभी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी का क्या है कि अब कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्पिटिटिव आज से अगर बात करें तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो मुख्य रूप से 2019 में हुआ था, लेकिन अब 2021 आ चुका है। साथ ही साथ ये 2016 का फॉर्म था, ये 2016 का फॉर्म था, हम जानते हैं कि ये 2016 का फॉर्म था। तो 2016 से कह सकते हैं कि ये पीटी 2016 में हुआ था, और इसका मेंस जो हुआ था वो कह सकते हैं कि 2019 में हुआ था। और इसका जो सिलेक्शन कह सकते हैं कि इसका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू वगैरह मिला करके ये 2020 चल गया, यानी लगभग 5 साल में ये क्लियर हो गया था। तो देखना होगा कि अब आपका कह सकते हैं कि जो सामने है 7th जेपीएससी 7, 8, 9, 10th जो भी है उसमें से आपको क्या करना है कि इसी के आधार पे आपको सवाल जो है वो सेट करने होते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल जो वो इसी के अगल बगल का ही घूमता फिरता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, सवाल का लेवल हो सकता है जो इस सवाल से थोड़ा सा टफ हो सकता है आपका। चलिए हम एक एक करके सारे सवालों को हम हल करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी यहां से बताना कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से ऐसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और चौथा है निजता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। हम जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था उसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, यानी लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उसमें कई सारे ऐसे कार्य किए गए थे जो कि कह सकते कि बहुत बड़ा संशोधन था। इसके तहत अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी पहला था, समाजवादी। इसमें दूसरा जो जोड़ा गया था वो था धर्मनिरपेक्ष। इसमें दूसरा जो था वो धर्मनिरपेक्ष। और इसमें तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो था एकता और अखंडता। तो ये कह सकते हैं कि कुल ऐसे शब्द थे जो कि इसमें जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये सारे कह सकते हैं कि सवालों को जोड़ा गया था। तो इसमें से आप याद रखेंगे इन सारे चीज़ों को आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ा गया था, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। इन तीनों शब्दावली को कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। अगर इसके बाद अगर बात करें तो इसमें और भी कई सारे ऐसे, जैसे सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हालांकि वर्तमान में इसकी संख्या 11 कर दी गई है, लेकिन शुरुआत में जो था वो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसके तहत। वो क्या था? आर्टिकल 51 का ए में इसके तहत जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 के क में, अगर भाग आपसे पूछा जाए तो भाग 4 का क में इसमें जोड़ा गया था। भाग 4 का क में इसको जोड़ा गया था। तो अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था, तो 51A में जोड़ा गया। किस भाग में? तो भाग 4 का क में। अनुसूची भी, इन सभी चीज़ों को आपको अनुसूची भी याद रखने हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 10 मौलिक कर्तव्य को समय जोड़ा गया था। बाद में इसकी संख्या जो है वो बढ़ा था। उसके अलावा अगर बात करें कि इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा भी इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो कि शामिल किया गया था। अगर इसी में अगर बात करें तो सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा के सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए अस्थिर कर दिया गया। यानी हम जानते हैं कि जो भी सीटों की संख्या है वो 2026 तक इसको कह सकते हैं कि फिक्स रखा गया है। 2026 तक, माफ कीजिएगा, 2026 तक इसको सीटों की संख्या जो है वो फिक्स रखा गया है। यानी अगर बात करें झारखंड में, हम जानते हैं कि झारखंड में जैसे राज्यसभा की सीट 6 है और विधानसभा में अगर देखा जाए तो 81 सीट है। तो ये सीट कह सकते हैं कि अभी इसमें बढ़ या घट नहीं सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है तो वो 2026 के बाद ही, उसके पहले नहीं बढ़ाया जाएगा। और भी अगर केंद्र में अगर बात करें तो केंद्र में भी जिस तरह से प्रावधान किया गया है वो भी कह सकते हैं कि ये 2026 के बाद ही इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है, तब तक इसको अस्थिर रखा गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग टाइप का किया गया था, जो कि कई सारे लोगों को इसमें समझ में नहीं आया था कि आखिर में लोकसभा और राज्यसभा, कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा अगर बात करें तो लोकसभा और विधानसभा का जो कह सकते हैं कि कार्यकाल जो रखा गया था लोकसभा और विधानसभा का, ये कार्यकाल इसका जो था वो 5 वर्षों से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन फिर कह सकते हैं कि फिर देखा कि यहाँ पे जो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत था, तो इसको फिर से वापस करके कह सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन फिर से लाया गया और फिर को कह सकते हैं कि इसको वापस करके और 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन में 6 से 5 वर्ष किया गया था, जबकि 42वां में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो ये दोनों सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से फिर से कार्यकाल लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो ये होगा 44वां संविधान संशोधन। तो ये सभी चीज़ यहाँ से कई बार सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा और भी इसमें कई सारे ऐसे कानून को शामिल किया गया था और कई सारे संशोधन इसमें किया गया था। तो ये सभी इसका याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और साथ ही साथ एकता और अखंडता, ये 3 शब्दों को कह सकते हैं कि शामिल किया गया था प्रस्तावना में। और साथ ही साथ याद रखेंगे प्रस्तावना को संविधान के कह सकते हैं कि हृदय भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसी तरह से जो कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल है, इसको कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इस तरफ से भी कई सारे सवाल जो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में शामिल है। तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया, भाग 4 का क में, भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया है, जो कि मूल कर्तव्य को। अगर आर्टिकल यहाँ पे पूछा जाए तो आर्टिकल हम जानते हैं कि 51 का ए में, 51A में इसको कह सकते हैं कि आर्टिकल अगर पूछा जाए, भाग अगर बोले तो भाग 4 का क में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि भारतीय संसद का सही गठन किस तरह से होता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संसद अगर लिखा जाए तो संसद अगर बात करें तो संसद का गठन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 इसका कह सकते हैं कि 3 को मिला करके इसका कह सकते हैं कि संसद तैयार किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये कह सकते हैं कि तीनों को मिला करके लोकसभा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिला करके संसद जो होता है, संसद का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे संसद का निर्माण जो होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिला करके होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत ईजी सवाल थे, आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल जो पूछा गया है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि 5 तरह के रीट जो है जिसको हम समादेश कहते हैं, तो 5 प्रकार के रीट जो है वो प्रदान करने की शक्ति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके सारे चीज़ों को हम समझते हैं, एक एक करके सारे नामों को हम लिखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो है परमादेश। दूसरा जो है उसमें ये है परमादेश। तीसरा अगर इसमें बात करें तो वो आता है, तीसरा इसमें आता है प्रतिषेध लेख। तीसरा जो आता है वो है प्रतिषेध लेख। चौथा इसमें जो पूछा जाता है, चौथा जो आपसे पूछा जाता है वो है उत्प्रेषण। और पांचवा जो है वो आपका लास्ट कह सकते हैं कि पांचवा जो है वो है अधिकार परीक्षा। अब यहाँ से कई बार इसके अंग्रेजी में भी कह सकते हैं कि इसको पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, इसे हैबियस कार्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम हैबियस कार्पस कहते हैं। परमादेश को हम मैंडेमस कहते हैं। प्रतिषेध लेख इसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। जबकि उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी इसका कहा जाता है। जबकि अधिकार परीक्षा लेख या तो इसे क्यू वारंटो कहा जाता है, तो याद रखेंगे, इस अगर बात करें आर्टिकल 32 के तहत, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को कह सकते कि प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान है। इस संदर्भ में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी जिसको हम रीट कहते हैं, 5 तरह के रीट जो है वो निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ये सारे 5 रीट को आप याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतिषेध लेख, उसके बाद है उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। हैबियस कार्पस, मैंडेमस, हैबियस कार्पस, मैंडेमस के बाद आ जाएगा वो आपका है प्रोहिबिशन, उसके बाद आता है सर्टियोररी और लास्ट में है क्यो वारंटो। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से कई बार सवाल जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों से सवाल यहाँ से पूछा जाता है।
अगला सवाल अगर बात करें, इसमें अगला सवाल जो पूछा गया है वो है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हम जानते हैं कि जीवी मावलंकर जो कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये भी कह सकते हैं कि एक इजी सवाल था, ये भी बहुत इजी सवाल है, आसानी से आप कर सकते थे। उसके बाद अगले सवाल की ओर आते हैं, तो अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है कि एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है जिसमें आर्टिकल 110 के तहत इसमें शामिल किया गया है यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है, यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार के उधार लेने के नियमन, भारत सरकार के उधार लेने के नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों यानी लेखों की लेखा परीक्षा, ये तीनों इसमें जो वो शामिल किया जाता है इसके तहत, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयक जो कि इस आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है। तो यह बोला गया कि कब हम कह सकते हैं कि एक विधेयक को वित्त विधेयक मान सकते हैं, तो इसके बारे में इसमें जो है वो मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। हम जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दलों को अगर कहीं राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलता है तो वो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में आपने सुना होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को हाल ही में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय दलों के रूप में इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसको शामिल किया गया है। और याद रखेंगे ये जो है इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। इसका जैसे पूछा जाता है कि इसका चुनाव चिन्ह जो था वो क्या था, तो किताब था, किताब इसका चुनाव चिन्ह था, इसको चुनाव चिन्ह पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो ये कॉनराड के संगमा के द्वारा ये बनाई गई पार्टी, हालांकि उनके पिताजी के द्वारा ये शुरू किया गया था पार्टी, लेकिन वर्तमान में कॉनराड के संगमा अगर बात करें तो उन्हीं की पार्टी थी नेशनल पीपुल्स पार्टी। और कोई भी पार्टी कब राजनीतिक पार्टी या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको पता होने चाहिए कि किसी भी पार्टी को हम कब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और क्या क्या उसमें कंडीशन होता है। तो ये सभी चीज़ को आपको जानना होगा, उसी के बाद आप बता सकते हैं कि ये पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है। अगला सवाल इसमें जो पूछा गया है वो है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए। तो याद रखिएगा भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में अगर बात करें तो टोटल 29 विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल को कह सकते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। साथ ही साथ अगला सवाल इस पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के लिए रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करता है। तो बता दें कि कोई भी व्यक्ति कब राज्यपाल बन सकता है और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सभी कह सकते हैं कि बातों के बारे में अगर आपको जानना है तो ये आपको आर्टिकल 157 में आपको मिलेगा। आर्टिकल 157 में इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई कि जैसे हम जानते हैं कि राज्यपाल होने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, आप यहाँ के निवासी होने चाहिए, यहाँ की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ और भी कई सारे कंडीशन है जैसे पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और भी ऐसे कंडीशन है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि राज्यपाल पद के लिए आप उम्मीदवार कह सकते हैं कि उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं जब ये कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें, उसके आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद जो पूछा गया है आप देख सकते हैं कि 4 सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 40-40 अंकों के प्रश्न हैं। तो इसमें से आपको आंसर जो करना है वो 2 का करना है। 4 क्वेश्चन है लेकिन 4 में से आपको 2 के आंसर करने हैं। इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया इंडियन पॉलिटी में, वो पूछा गया कि भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब यहाँ पे सवाल क्या बोला गया कि मूल अधिकार को अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी मूल अधिकार को हम ज़्यादा पावरफुल मानते हैं जबकि मूल कर्तव्य को थोड़ा कम महत्व देते हैं। यानी वो हमारे लिए क्या है कि कंपलसरी हम उसको नहीं मानते कि मूल कर्तव्य को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं वो, लेकिन मूल अधिकार जो वो मानना आपके लिए कह सकते हैं कि जरूरी होता है। तो ऐसे में बोला गया कि मूल अधिकार को अत्यधिक बल क्यों दिया जाता है मूल कर्तव्य की तुलना में।
तो ये आपको कह सकते हैं कि अपना सहमति देना है और अपना कह सकते हैं कि समर्थन के तर्क में आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि इसके विरोध में आपको नहीं लिखना, इसके समर्थन में आपको इसका आंसर करना है। तो बहुत बार सवाल यहाँ पे उठता है कि आप जब मेंस का एग्जाम लिखते हैं या तो उसका आंसर राइटिंग लिखते हैं मेंस के लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि उन सभी चीज़ों को समझने का कि आप किस संदर्भ में आपको आंसर करना है। उसके आलोचनात्मक आंसर लिखना है या तो उत्तर के समर्थन में आंसर लिखना है। ये सभी चीज़ के बारे में या तो कई बार पूछा जाता है कि आप अपना सहमति दें, यानी अपने तर्क दें कि आखिर में इसका क्या हो सकता है। तो कई बार सवाल जो वो अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है तो हमने शब्द देखा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, तो हमने क्या किया कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में लिखना शुरू कर दिया और कॉपी हमने भर दिया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पूछा गया है कुछ और। हाँ, ये चीज़ है कि मूल अधिकार के बारे में आपको लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है कि आपको ये भी बताना है कि आखिर में मूल कर्तव्य के तुलना में मूल अधिकार को क्यों अधिक बल दिया जाता है। साथ ही साथ मूल अधिकार में क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं, वो टॉपिक को अभी आपको डिस्कस करना है और साथ ही साथ मूल कर्तव्य में भी इसको डिस्कस करना है। साथ ही साथ याद रखना है कि मूल अधिकार या मूल कर्तव्य में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कब इसको शामिल किया गया। मूल कर्तव्य को जैसे हम जानते हैं कि कुछ संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जैसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 51A के तहत इसको शामिल किया गया था आर्टिकल में, और भाग 4 का क में अगर कहीं भाग पूछा जाए तो इस तरह से क्या है कि बताना तो इसके बारे में है, लेकिन आपको ये भी साथ ही साथ बताना कि आखिर में इसको ज़्यादा बल क्यों दिया जाता है, ये भी आपको लिखना है और अपने समर्थन में इसका तर्क जो है वो देते हुए आपको आंसर करना है। अगला सवाल जो इसमें तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो है विशेषकर उदारीकरण के बाद, ये कह सकते हैं कि उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों के शक्तियों का तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे समय पहले थे जो कि प्रधानमंत्री की यानी प्राइम मिनिस्टर के पास उतने पावर नहीं थे राष्ट्रपति की तुलना में। यानी पहले क्या था कि राष्ट्रपति का पावर जो था वो कह सकते हैं कि हालांकि पावर, ये ऐसा नहीं कि हम कह रहे कि अभी वर्तमान में पावर नहीं है, लेकिन अगर बात करें पहले की तुलना में, जिस तरह से पहले जो है राष्ट्रपति का पावर था, जिस तरह से अभी क्या है कि जो भी कार्य होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की कह सकते हैं कि अध्यक्षता में या तो प्रधानमंत्री के द्वारा संचालन होता है। हालांकि ये चीज़ है कि सच्चाई की ज़्यादातर कार्य जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है, लेकिन उसके लिए सहमति राष्ट्रपति का भी होता है, राष्ट्रपति महोदय का भी। लेकिन यहाँ पे क्या कि इसमें देखने को मिला कि जब उदारीकरण होता है, उदारीकरण के बाद देखने को मिलता है, जैसे हम जानते कि जब लिबरलाइजेशन हुआ है उसके बाद, उस एज के बाद अगर देखा जाए, लिबरलाइजेशन के बाद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ताकत जो वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे आपको क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट आपको पावरफुल मिलेगा, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो वो थोड़ा सा कम पावरफुल मिलेगा। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो वो ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कम पावरफुल है। कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है, प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है, वहाँ पे जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, यानी जो भी है वहाँ पे राष्ट्रपति ही है। तो अलग अलग देशों में इस तरह का शक्तियाँ कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में, कई सारे देशों में ये कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ है, उसी के बारे में आपको बताना कि आखिर में उदारीकरण कब आया और कैसे आया, और उसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो किस आधार पे हुआ और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे बताना है कि उदारीकरण के बाद जो भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियाँ जो आई और उनके कार्यों का जो परीक्षण होता है वो किस आधार पर होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको चर्चा करने हैं। उसके बाद अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है, चौथा सवाल जो पूछा गया है वो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्रम में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया है। आलोचनात्मक विवेचन करें। अब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है उसकी आलोचना करते हुए, यानी आलोचनात्मक विवेचन करना है आपको कि आखिर में ऐसा कंडीशन जो इस संविधान संशोधन के बाद जो ऐसा कंडीशन देखने को मिला ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के जो कार्यक्रम में जो जीवन को अनुप्रेरित कर दिया है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको बताना है कमेंट करके कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। आपको कमेंट करके लिखना है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। साथ ही साथ आप अनुसूची में भी बता सकते हैं कि अनुसूची 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों में जो है वो क्या क्या शामिल किया गया है।
11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों के बारे में भी आपको लिखना है कि 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है। और साथ ही साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में जरूर आप लिखेंगे, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो अच्छे से आपको उसके बारे में डिटेल से पता होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सब चीज़ पता होगा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप आसानी से इनके कह सकते हैं कि आंसर आपको पता होगा। अगला सवाल इसमें जो पूछा गया, अगला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो कह सकते हैं कि इसमें चौथा सवाल जो पूछा गया इसका लास्ट इंडियन पॉलिटी का, वो है जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा। इसमें टिप्पणी लिखना है और उसके बाद है संविधान में समानता का अधिकार की गारंटी। संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, यानी 4 सवाल थे, 4 सवाल में आपको 2 ही के आंसर करने थे। तो 4 में से जो आपको 2 पसंद है और जिसके आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उन्हीं सवालों का चयन करें। ऐसा नहीं कि आप, ये जरूरी नहीं कि 2 लगातार लिख दिए या 2 लास्ट के लिख दिए। डिपेंड करता है कि आप 4 में से 2 के कौन से आंसर जो है वो बेस्ट राइटिंग लिख सकते हैं, यानी बेस्ट आंसर किसका लिख सकते हैं, उसी का आंसर आप लिखें। और जिसके बारे में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आपको सवाल मिल जाते हैं जिसके आप कह सकते हैं कि जिसका आंसर आप बहुत अच्छे से तैयार करके गए हुए थे, और वैसा सवाल बनता है तो सबसे पहले आप उसका आंसर लिखें, क्योंकि जो अच्छा आंसर होता है उसको आप पहले लिखें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है वो बढ़ता है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में सवाल जो है वो सही कर लेते हैं तो आपके कॉन्फिडेंट जो होता है थोड़ा सा बढ़ता है, जिसके कारण से आगे के सवाल जो है वो बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके सवाल गलती हो जाते हैं तो वहाँ से क्या है कि थोड़ा सा स्टूडेंट को कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है, और वहाँ से थोड़ा सा एग्जाम जो है वो खराब होने की संभावना होती है। इसीलिए क्या है कि स्टार्टिंग में आप वही आंसर लिखें जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आता हो। इसीलिए हमेशा बोला जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, आप सवाल पहले वही टच करें जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। सब्जेक्टिव पे भी करें, लेकिन सब्जेक्टिव पे उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि आप जो सही से आंसर आ रहा है सबसे पहले उसको लिखें। जरूरी नहीं कि पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो उसी के आधार पर लिखें। आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ आंसर राइटिंग का अर्थ होता है कि आंसर राइटिंग सिर्फ आपका आंसर लिखना ही आंसर राइटिंग का महत्व नहीं होता है। आप डिपेंड करता है कि आंसर को आप किस आधार पर लिखे हैं और किस तरह से लिखें। आंसर राइटिंग मीन्स आंसर राइटिंग ये नहीं होता कि आप कॉपी भर के आ गए तो हम लिख के आ गए, वो भी नहीं है। आपको एक तरीका से लिखना होना चाहिए, क्योंकि जो लिखावट होना चाहिए वो ढंग का होना चाहिए। हम मानते हैं कि जब इतने ज़्यादा आंसर आपको लिखने होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि राइटिंग उतना अच्छा तो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। और ये कोशिश आपका कब कामयाब हो सकता है, तो वो है आपका डेली प्रैक्टिस से। ये चीज़ आपका कब कह सकते हैं कि कामयाब हो सकता है, तो वो है डेली प्रैक्टिस से। जब आप डेली कह सकते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन आंसर आप डेली लिखते हैं, तो वहाँ से क्या है कि आपके आंसर राइटिंग का स्किल जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है, और आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से लिख पाते हैं मेंस एग्जाम में। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस पहले से नहीं है, तो आप अगर कहीं डायरेक्टली सोचते कि हम पढ़ के रखें और वहाँ पे आंसर हम लिख लेंगे, तो वैसे में उतना अच्छा आंसर राइटिंग कह सकते हैं कि नहीं होता है। इसीलिए पीटी की आप तैयारी करें। इसके लिए कह सकते हैं कि हम मानते हैं कि आप अभी फिलहाल के लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो पीटी है, और प्रीलिम्स का पहले तैयारी करें। लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ आप कभी 1 घंटे या 2 घंटे, कम से कम 1 घंटे समय निकाल करके आप आंसर राइटिंग भी जरूर करें। क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप लगातार करते हैं तो उस समय क्या है कि जब आपका पीटी एग्जाम हो जाता है, यानी प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या है कि मेंस आप जब लिखते हैं तो वहाँ पे पहले से आपका कई सारे सवाल जो होते हैं वो तैयार होते हैं। तो वैसे में आपको उस समय आसानी होगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा समय जो होता है वो नहीं मिलता है। आइए चलते बात करते हैं हम खंड बी में, जो कि कह सकते हैं कि पार्ट बी यानी सेक्शन बी में जो है वो है लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन यानी कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ से सवाल जो है वो पूछा जाता है। और यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-2 अंकों के यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं 10 क्वेश्चन यानी 20 अंकों के, और 40-40 अंकों के 2 प्रश्न आपको लिखने होते हैं यानी 80 अंक के, यानी 80 और 20 ये 100 अंकों के यहाँ से आंसर आपको लिखना होता है। इसमें से जो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या लोक प्रशासन में, वो है पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द किसने दिया? तो पोस्ट कार्ड परिवर्णी शब्द जो देने, सबसे पहले इनके बारे में जो बताया, इस शब्द के बारे में जो बताया, इसका सही आंसर होगा गुलिक। गुलिक ने ही सबसे पहले पोस्ट कार्ब के बारे में बताया है। दूसरा है निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल।
और साथ ही साथ याद रखेंगे कि पीटी एग्जाम में भी 5 सवाल जो होता है आपका, यानी जब आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से आप देखते हैं कि 5 सवाल वहाँ से पूछा जाता है और 5 सवाल जो है वो लोक प्रशासन से ही पूछा जाता है, यानी टोटल 10 सवाल में से 5 सवाल जो होते हैं वो लोक प्रशासन के होते हैं। इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं पीटी का, तो साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन पॉलिटी की ही तैयारी करें, उसके साथ साथ आपको लोक प्रशासन की भी तैयारी करना होगा। इसके लिए क्या है कि लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है जो कि लोक प्रशासन का, ये कह सकते हैं कि इसके लिए आप बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मोटा किताब है, लेकिन कह सकते हैं कि जब आप इसको छांट के, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सभी चीज़ों को जब आप छांट के पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से सवाल जो वो ज़्यादातर पूछने की संभावना देखने को मिलता है। अगला सवाल जो है वो पूछा गया कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। इसमें बोलना कि बताना कि यह स्टेटमेंट जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बी डॉनहम के द्वारा। बी डॉनहम के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। अगला सवाल पूछा गया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी हम जानते हैं कि रॉ का फुल फॉर्म भी होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बारे में आपको बताना था कि निम्नांकित में से किसका भाग है, गृह मंत्रालय का, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का या विदेश मंत्रालय का। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी गृह मंत्रालय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गृह मंत्रालय का। तो रॉ जो होता है वो किसका भाग है, तो यह गृह मंत्रालय का भाग है। अगला सवाल जो पूछा गया, ये भी सवाल कह सकते हैं कि इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग का अस्तित्व में आया। यानी नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। तो इसके बारे में थोड़ा सा, नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा सवाल यहाँ से क्या कि बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इनके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बनते हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। तो बताना कि आपको यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस के बारे में आपको बताना है कि इसका जो जिक्र मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया, यानी इसका प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315, यानी आर्टिकल 315 में इसका जिक्र मिलता है। तो इसका याद रखेंगे अनुच्छेद 315 में। अगला सवाल जो पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन जो है वो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो होगा, जो कि विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो वो है फ्रेड डब्ल्यू रिग्स इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की थी, तो उनमें से बताना कि इन जो शामिल किया गया था उनमें से कौन सा एक है जो कि शामिल उसमें से नहीं है। तो इसमें पहला है भागीदारी, जवाबदेहिता, सरकार की वैधता या पारदर्शिता। तो इसका सही आंसर होगा सरकार की वैधता। सरकार की वैधता जो है इसको कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुशासन में जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने शामिल नहीं किया है। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की जो कुछ विशेषताओं की पहचान की है उसमें से जो आंसर होगा वो आपका भागीदारी है, जवाबदेहिता और पारदर्शिता ये हो जाएगा, जबकि सरकार की वैधता इसमें शामिल नहीं होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है इनमें विशेषताओं में, तो इसके बारे में आपको बताना था। अगला सवाल जो पूछा गया कि राष्ट्र में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है। तो स्वतंत्रता और समानता ये बिल्कुल है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, शिक्षा का अधिकार ये भी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकार, यानी जो मानव के अधिकारों की जो शामिल किया गया है उसमें से स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार है, लेकिन याद रखेंगे निजता का अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल जो पूछा गया वो है मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो नौकरशाही के प्रकार जो है इसमें से कुल 5 बताए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 यानी ऑप्शन डी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो पूछा गया वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है वो 2 का आंसर आपको इसमें से करना होता है। इसमें जो सवाल पूछा गया कि वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना करें। अब यहाँ पे याद रखें कि वैश्वीकरण और कह सकते हैं कि उदारवादीकरण जो है ये सभी के बाद कह सकते हैं कि यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है। तो लिबरलाइजेशन या तो ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है। तो जब भी आप पढ़ें तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ये दोनों के बारे में आप जरूर याद रखें। उदारीकरण, वैश्वीकरण, यहाँ से सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है। अगर यहीं पे आप देखें तो यही पेपर में आपके 2 सवाल ऐसे थे, यानी 40 दूना 80 अंक के आपको सवाल जो वो यहीं से बन रहे थे, यानी 80 अंक आपको आसानी से यहीं से मिल जाते अगर आप वैश्वीकरण और उदारीकरण के बारे में अगर जो स्टूडेंट यहाँ से बहुत अच्छे से कह सकते कि तैयारी करके गए होंगे वो 2 इन्हीं सवालों को बना करके ये 80 अंक ला सकते थे। और 80 अंक में अगर कहीं अच्छा आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर कह सकते कि अच्छा अंक ला सकते थे। उसके बाद इसमें अगला सवाल जो पूछा गया है वो है कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं तो इसके कारणों का चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। इसमें से बोला गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, हम जानते हैं कि 2005 में इस अधिकार अधिनियम को लाया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे ये अनुमान लगाएं कि ये इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगर आपको लगता है नहीं ये अभी भी नहीं कर पाया या कुछ इसमें कह सकते हैं कि कुछ और इसमें बदलाव होने चाहिए थे, तो उसके बारे में आपको जो है वो इसमें से आपको आगे के मार्ग के लिए सुझाव भी देना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ लिखा हुआ है। पहले तो इसके बारे में बताना कि सूचना का अधिकार क्या था और कब लाया गया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दें और इसका लाने का मकसद क्या था। आखिर में सूचना का अधिकार जो है वो अधिनियम लाने का मुख्य मकसद जो था वो मकसद क्या था। आखिर में हम जानते हैं कोई भी अधिनियम हो या कोई नियम हो तो उसके लाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई तो रीजन होता है। तो इसका रीजन क्या था, आखिर में ये लाने का जो मुख्य उद्देश्य था उसके बारे में आपको बताना है। और साथ ही साथ अगर आपको आज भी लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ों की कह सकते हैं कि उसमें कुछ चीज़ ऐसा है जो कि मॉडिफाई होना चाहिए या तो कुछ ऐसे उसमें जो कि परिवर्तन होना चाहिए, तो वैसे चीज़ आपको बताना है और साथ ही साथ आगे के मार्ग के लिए अपना सुझाव भी इसमें लिखना था। उसके बाद इसमें से क्या कि लिखना है, इसमें जो अगला सवाल पूछा गया है इसमें अगला सवाल जो है वो है कि वित्त आयोग का गठन और भूमिका। इसमें से यहाँ पे क्या है कि चौथा क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन है, इसमें 10-10 अंकों के कह सकते कि माफ कीजिएगा 20-20 अंकों के यहाँ पे 2 सवाल है, यानी 40 अंक के सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे क और ख यानी ए और बी दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। याद रखेंगे इसके पहले जो सवाल था ये 40-40 अंकों के प्रश्न थे, लेकिन ये क्या कि 20-20 अंकों के प्रश्न आपको दोनों लिखना होगा, तभी एक क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका काउंट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया पहला जो लिखना था वित्त आयोग का गठन और उसकी भूमिका के बारे में, और दूसरा जो है वो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका। हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में मुख्य सचिव का जो योगदान होता है या तो भूमिका जो होता है वो काफ़ी अहम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भले मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने कार्य का संचालन होता है, लेकिन अगर कहीं बात करें राज्य का जो मुख्य राज्य प्रशासन का जो नेतृत्व होता है वो कहीं ना कहीं मुख्य सचिव के पास होता है। और हम जानते हैं कि हर आईएएस आईपीएस अधिकारी या हर आईएएस अधिकारी का एक सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी राज्य का वो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त हों। ये हर कह सकते हैं कि आईएएस का लगभग आईएएस का ये सपना होता है एक तरह से कि वो किसी राज्य का मुख्य सचिव एक बार जरूर बने। तो याद रखेंगे ये पद कह सकते हैं कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है जो कि राज्य के प्रशासन में इनका योगदान जो होता है वो काफ़ी अहम होता है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि आखिर में इसकी भूमिका क्या होता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि चीफ मिनिस्टर के बगल में जो होते हैं वो बैठे होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठे होते हैं, ये कह सकते हैं कि मुख्य सचिव, उसके बारे में आपको जानकारी होगा। उसी के बारे में आपको लिखना था कि आखिर में जो राज्य की सरकार की या राज्य प्रशासन की जो भूमिका है उसमें से मुख्य सचिव की भूमिका क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना था। साथ ही साथ इसमें अगला सवाल जो पूछा गया कि भारत में आपदा प्रबंधन के कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम के आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। इसमें से बताना कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और कार्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचन करते हुए इसके आंसर करने थे आपको। तो ये कह सकते कि
आज का जो पेपर था उसके पेपर के ये सारे सवाल थे और आपको आसानी से सभी सवाल आपको पता चल गया होगा कि कैसे सवाल जो है वो इस सेट में पूछा गया था और कैसा सवाल था। तो हमने आज का जो मुख्य रूप से चर्चा किया वो पेपर 4 था, जेपीएससी मेंस परीक्षा एग्जाम 2019 का, जो कि क्या था, तो भारतीय संविधान व राजनीति और लोक प्रशासन तथा सुशासन यानी इंडियन पॉलिटी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हमने चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जल्द ही हम पेपर 5 को लेकर हम आएंगे और पेपर 5 के भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि पेपर 5 जो था उसमें कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो था, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें से सवाल जो वो कैसे पूछा गया था उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर पेपर 6 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर था होता है पेपर 6, वो 2 पेपर और बच गया है, तो पेपर 5 और पेपर 6 ये दोनों पेपर के बारे में हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। और अगर आपको पेपर 5 देखना है और पेपर 6 के भी पेपर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, हमें जल्द ही हम इसको लेकर आएंगे और पेपर 5 और पेपर 6 को भी हम अपलोड करेंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।